अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर। गांव में सुरेश नाम का एक गरीब पर मेहनती किसान रहता था। वो बड़ी मेहनत से फसल उगाता और उस पर अपने परिवार का पेट पालता था। सुरेश का बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उसी पर वो गेहूं की फसल उगाता था। इस साल भी उसकी गेहूं की फसल अच्छी आई थी। वाह, मेरा खेत कैसे लहरा रहा है, आज तो मैं बड़ा ही खुश हूँ। सुरेश के पास एक ट्रैक्टर था जिससे सुरेश गेहूं की फसल काटता था। गेहूं की बोरियां ट्रैक्टर में डालकर वो जमींदार के पास गेहूं बेचने जाता है, लेकिन जमींदार बड़ा ही लालची इंसान था। वो हर बार किसानों को उनके अनाज का कम भाव देता और उन्हें बाजार में ज्यादा भाव में बेचता। इस बार सुरेश की गेहूं की बोरियां देखकर जमींदार मन ही मन सोचता है, सुरेश इस बार कुछ ज्यादा ही गेहूं लेकर आया है, लेकिन मैं इस सुरेश को ज्यादा पैसे दूंगा ही नहीं। मैं सुरेश को कभी खुश नहीं देख सकता। सुरेश ही क्या, गांव के सारे किसानों को मैं कभी खुश नहीं देख सकता। इस तरह जमींदार मन ही मन सोचते रहता है। सुरेश बड़ी आस लगाकर था कि उसे इस बार ज्यादा पैसे मिलेंगे। सुरेश गेहूं गिनता है और जमींदार से पैसे मांगता है। तब जमींदार कहता है, अरे सुरेश, बाजार में गेहूं की डिमांड कम हो गई है, इसलिए इस साल गेहूं के भाव पिछले साल से कम है। पिछले साल 1 किलो का 30 रुपए था, पर इस साल वही 20 रुपए पर चला गया है। जमींदार जितने पैसे बनते हैं उतने सुरेश को दे देता है, पर तब सुरेश वो पैसे लेने से इनकार करता है और कहता है, जमींदार जी, आप झूठ बोल रहे हो, इतना फर्क तो आ ही नहीं सकता। मैं अपने गेहूं को आपको नहीं बेचूंगा, कहीं और जाकर बेच दूंगा। ऐसा कहकर सुरेश गेहूं लेकर वापस घर जाने लगता है, पर जमींदार इस बात से बड़े ही गुस्से में आ जाता है। तब वो सुरेश को सबक सिखाने का ठान लेता है। सुरेश जंगल के रास्ते जाते रहता है कि तभी जमींदार अपने गुंडों को लेकर वहां आता है। अरे बड़ी बड़ी बातें करके तू मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। मुझे छोड़कर गेहूं को दूसरों को बेचेगा तू? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तब जमींदार के गुंडे सुरेश को मारने लगते हैं। सुरेश घायल हो जाता है। वो जैसे तैसे वहां से भागने लगता है। तब जमींदार कहता है, अबे देख क्या रहे हो, इस ट्रैक्टर को यही गड्ढा बनाकर गाड़ दो, यहाँ कोई सबूत भी नहीं रहेगा। मैं उस सुरेश के पीछे जाता हूँ। तब जमींदार सुरेश का पीछा करने लगता है। गुंडे ट्रैक्टर को एक गड्ढे में गाड़ रहे थे कि तभी अचानक बिजली चमकने लगती है। पल भर में वहां तूफान आता है। पास में ही एक देवी का छोटा मंदिर था। तभी उस देवी की आंखों से एक रोशनी निकलती है जो सीधे उस ट्रैक्टर में समा जाती है और तूफान भी रुक जाता है। तब गुंडे ट्रैक्टर को वहां दफन करके भाग जाते हैं। सुरेश भागते हुए नदी के किनारे आता है। तब जमींदार उससे कहता है, अब कहाँ जाएगा सुरेश? जमींदार सुरेश को नदी में फेंक देता है। सुरेश नदी में डूबकर मारा जाता है। जमींदार तो खुशी से हंसने लगता है। जमींदार के इस कारनामे की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। सुरेश की बात जब घर में पता चलती है तो उसकी बीवी सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। सुरेश, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हमारे बेटे राज का क्या होगा? तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़कर क्यों चले गए सुरेश? राज सुरेश का बेटा था। राज के लिए सीमा अपने आंसू पोंछकर कोई भी काम करते हुए राज को संभालने लगती है। इस तरह से 20 साल बीत जाते हैं। अब राज बड़ा हो चुका था। वो भी अपने पिता के जैसे ही खेती करने लगता है। तब उसकी माँ उसे मना करती है, देख बेटा, कोई भी काम कर, पर इस खेती के चक्कर में मत जा। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से वो खेत ऐसे ही पड़ा है और अब उसमें खेती करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। माँ, मैं कुछ भी कर लूंगा, पर मैं पिताजी के जैसे मेहनत करके ही काम करूंगा और अच्छी फसल उगाऊंगा। तब राज भी जमींदार से कर्जा लेता है। जमींदार तो अब पहले से भी ज्यादा लालची बन गया था। राज मेहनत करके खेती करता है और अच्छी फसल भी उगाता है, लेकिन राज पहली बार में ही इस तरह सफल हो जाता है, जिसे देखकर जमींदार सोचता है, अरे ये तो 1 साल में ही इस तरह मेरा कर्जा उतार देगा। नहीं नहीं, इतने आसानी से मैं सुरेश के बेटे को कामयाब नहीं होने दे सकता। जमींदार रात के अंधेरे में राज की सारी फसल को आग लगा देता है। सारी फसल खाक हो जाती है। राज इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचते सोचते जंगल चला जाता है। वो उसी मंदिर में चला जाता है।
राज देवी से प्रार्थना कर रहा था कि तभी उसे देवी की आवाज सुनाई देती है। बेटा राज, परेशान मत हो। मंदिर के सामने 10 कदम पर चलकर तुम्हें एक गड्ढा करना होगा, जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पिताजी का ट्रैक्टर मिलेगा। जमींदार की वजह से ही तुम्हारे पिताजी की जान गई थी। देवी राज को सारी हकीकत बता देती है। राज तुरंत मंदिर के सामने 10 कदम पर गड्ढा बनाने लगता है। तभी राज को एक जादुई सुनहरा ट्रैक्टर मिलता है, लेकिन ये बात जमींदार को पता चल जाती है। वाह रे राज, तेरी फसल तो जल गई। तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, फिर यह सुनहरा ट्रैक्टर कहाँ से लेकर आया तू? चल, अब जब तक तू मेरा कर्जा नहीं उतारता तब तक ये ट्रैक्टर मेरे पास रहेगा। ऐसा कहकर जमींदार ट्रैक्टर को छूने जाता है। तब जमींदार को झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तब राज कहता है, सुन जमींदार, मुझे सब पता चल गया है कि कैसे तुमने मेरे पिताजी को मारा। ये वही ट्रैक्टर है जिसे तुमने अपने आदमियों से कहकर जमीन में गाड़ दिया था, पर देवी माँ की कृपा की वजह से मुझे ये आज वापस मिल गया है। अब तू अपनी खैर मना जमींदार। राज जमींदार को मार मार कर पुलिस के हवाले करता है। जमींदार भी अपना गुनाह कबूल करता है, जिसके लिए उसे सजा होती है। अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन टेम्पल। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में भावना नाम की एक लड़की अपने दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी बीमार ही रहती थी। भावना के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन गांव वाले भावना को ही उसके माँ बाप के मरने का कारण समझते थे। उसे मनहूस समझते थे। भावना को पूजा अर्चना करना बहुत पसंद था, लेकिन मंदिर का पुजारी भावना को मंदिर में आने ही नहीं देता था। एक दिन भावना मंदिर जाकर पुजारी से कहती है, पुजारी जी, आज मेरा व्रत है, मुझे मेरे माता की पूजा करने दो। अरे चल भाग यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पूजा करने की? तुम्हारी छाया भी माता पर नहीं गिरनी चाहिए, मनहूस कहीं की। निकलो यहाँ से। भावना बेचारी रोते रोते कमल के तालाब के पास जाती है। वहां पर थोड़ी देर बैठकर घर जाने के लिए वो उठती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है और तालाब के गहराई में चली जाती है। वो ऊपर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आ नहीं पाती। तभी उसे पानी के नीचे एक सुरंग दिखती है। वो तैरते तैरते उस सुरंग की ओर चली जाती है और उस सुरंग के अंदर जाकर वहां पर वो देखती है कि एक अंडरग्राउंड में माता का भव्य मंदिर है। उसे देखकर भावना बहुत चौंक जाती है और खुश भी होती है। वो उसी अंडरग्राउंड मंदिर में अपना व्रत तोड़कर पूजा करती है। तभी उसे मूर्ति से एक आवाज आती है, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हुई भावना। ये लो एक छोटा सा गोल्डन मंदिर तुम्हारे लिए, लेकिन इसे छोटा समझने की जरूरत नहीं। ये एक जादुई गोल्डन मंदिर है, जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी और तुम्हें गांव के मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भावना उस मंदिर को छूते ही उस तालाब से बाहर आती है और वो मैजिकल गोल्डन टेम्पल लेकर घर आती है। घर में ही वो उस मंदिर की रोज पूजा करती है, जिसकी वजह से उसकी दादी माँ भी ठीक हो जाती है। उनके घर में खुशी आती है। लेकिन एक दिन मंदिर में चोरी होती है। पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे चोरी हो गई, मंदिर में किसी ने माता के गहने चुराए। अरे अपशगुन हो गया, अरे अपशगुन हो गया। गांव के लोग ये सुनकर मंदिर के सामने इकट्ठा होते हैं। उसमें से एक आदमी सामने आता है और कहता है, पुजारी जी, मुझे तो उस भावना पर ही शक है। वो कैसे? मैंने उसके घर में आज सवेरे ही एक गोल्डन टेम्पल देखा। अच्छा, चलो उसके घर अभी पता कर लेते हैं। पुजारी के साथ गांव के लोग भावना के घर जाते हैं और उसके घर में घुसकर तलाशी करते हैं। पुजारी जैसे ही वो गोल्डन टेम्पल देखता है, उसकी आंखें चौंक जाती है। वो कहता है, अरे ओ मनहूस लड़की, ये सोने का मंदिर कहाँ से आया? मतलब तुम ही वो चोर हो जिसने माँ के गहने चुराए और मंदिर खरीदा? नहीं नहीं पुजारी जी, ये तो स्वयं मुझे माता ने ही दिया है। मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन पुजारी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और माता के दी उस मैजिकल गोल्डन टेम्पल को हाथ लगाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है,
मंदिर से पुजारी को जोर का बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिरता है। तभी उस मैजिकल गोल्डन टेम्पल से आवाज आती है, मूर्ख गांव वालों, तुम इस पाखंडी पुजारी की बात सुन रहे हो? इस पुजारी ने ही माता के गहने चुराए हैं और भावना पर इसका इल्जाम लगाया है। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें इस मैजिकल गोल्डन टेम्पल को छूते ही बिजली का झटका क्यों लगा? ये सुनकर सभी गांव वाले पुजारी को पकड़कर खूब मारते हैं और उसे पुलिस के हवाले करते हैं। इधर भावना जाकर माता के सारे गहने पुजारी के घर से वापस लाकर माता को चढ़ा देती है।